Good evening, everyone. In the last class, we have discussed about lintels. Last की क्लास में हमने lintels को complete कर लिया था. Our main point of discussion was building construction. In building construction, the first topic was masonry work. Masonry में मैंने आपको stone masonry, brick masonry दोनों complete करके बता दी थी. Then we started the discussion of the lintels. Now, after the lintels, we'll be talking about the arches. The function of the arch is same as that of the lintel. जो function होता है arch का वो lintel के ही equivalent होता है. So next of the point of discussion becomes the arches. तो पहले तो हम बात करेंगे ये arches होती क्या है. Technically, what are being termed as arches? So arches is a structure constructed of a wedge-shaped units. आर्च एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वेज शेप यूनिट से बनाया जाता है. वेज शेप यूनिट क्या हो सकती है? वो ब्रिक भी हो सकती है और वो स्टोन भी हो सकती है. वेज शेप जैसे अगर मैं बना के दिखा दूं आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेप. इस शेप की हम बात कर रहे हैं. So this is termed as wedge shape unit. So arch is the structure. Arch is the structure which is made up of wedge shape unit. Unit हमारा brick भी हो सकता है, unit हमारी stone भी हो सकती है. Which is jointed together with the help of the mortar. जिसको हम joint करते हैं आपस में किसकी मदद से? मोटार की मदद से. और ये जो मोटार है ये हमारा लाइम मोटार भी हो सकता है, ये सीमेंट मोटार भी हो सकता है. Spanning over an opening. ये स्पैन करती है एक ओपनिंग के ऊपर. तो ये आर्च को बनाया जाता है ओपनिंग के ऊपर, जिसका काम क्या होता है? पर्पस ऑफ विच इज टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वॉल अबव इट. जिसका काम होता है इसके ऊपर वाली जो वॉल है उसके वेट को सपोर्ट करना या कोई और सुपर इम्पोज लोड है उसको सपोर्ट करना. ये काम था लिंटल का. तो लिंटल वॉज द स्ट्रक्चर विच वॉज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द ओपनिंग, द पर्पस ऑफ विच वॉज टू carry the load present above it and to transfer it to the adjoining masonry work. Same वही काम कौन करती है? आर्च करती है. So arch is a structure constructed of wedge-shaped units. Wedge-shaped units may be brick, may be stones, which are joined together by the mortar. Mortar may be lime mortar, mortar may be cement mortar. It is spanning over a opening. ये span करती है opening के. And support the weight of the wall above it. Support करती है weight जो wall इसके ऊपर है या कोई और superimpose load हो. And transfers this load over the, ये ट्रांसफर कर देती है लोड को किसके ऊपर? एडजॉइनिंग मेसनरी के ऊपर. यहाँ पे उस एडजॉइनिंग मेसनरी को हम बोल देते हैं एब्यूटमेंट. अभी आगे मैं डिस्कस कर दूंगा व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एब्यूटमेंट. तो इसका काम है एक ओपनिंग के ऊपर जो मेसनरी वर्क है और जो दूसरे सुपर इम्पोज लोड है उसको ट्रांसफर कर देना एडजॉइनिंग मेसनरी वर्क के ऊपर या एडजॉइनिंग एब्यूटमेंट के ऊपर. क्लियर है चीज? अब क्योंकि इसमें वेज शेप यूनिट लगे होते हैं, दीज आर सेल्फ सपोर्टिंग यूनिट. So since here units are wedge shaped, they are self-supporting units. Because of the application of the load over these wedge shaped unit, they undergo compaction. तो इनमें compressive load develop हो जाती है, compressive force develop हो जाती है. तो कहने का मतलब है arch will always be in compression. आर्च हमेशा किस में रहेगी? कंप्रेशन में रहेगी. सो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर ओवर द मेंबर्स ऑफ द आर्च और यूनिट्स ऑफ द आर्च, दे अंडरगो कॉम्पैक्शन एंड फाइनली ट्रांसफर दिस लोड ओवर द एब्यूटमेंट. और फाइनली ये लोड को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर? अब्यूटमेंट के अंदर या सपोर्ट्स पे. तो उन सपोर्ट्स को यहाँ पे अब्यूटमेंट बोला जाता है. तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज आर्च. अब आगे हमें पता होने चाहिए आर्च के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से एक डेफिनेट सवाल जरूर आता है. यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम. तो अगर लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स देखोगे आप जेईई के, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आए हैं आर्चेस में से वो बेसिकली इसी पॉइंट पे आए हुए हैं कि आर्च के अलग अलग कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है. तो उसको भी आगे मैं डिटेल में आपको बता दूंगा. दैट आई डिस्कस इन डिटेल. पर अभी के लिए आपको बस ये जानकारी दी है कि आर्च होती क्या है. तो इसको एक बार मेंशन कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज आर्च. So we can say arch is what? So arch is we can say it is a structure. It is a structure. It is a structure constructed of. It is a structure constructed of wedge-shaped units. Wedge-shaped units. Wedge-shaped units जैसे दो एग्जांपल दिए हैं. ब्रिक्स भी हो सकती हैं और स्टोन्स भी हो सकती हैं. It may be bricks also. It may be stones also, which are joined together by मोटार. सो जॉइंट टुगेदर बाय मोटार. अब ये मोटार लाइम मोटार भी हो सकता है और ये सीमेंट मोटार भी हो सकता है. सो आई कैन से लाइम और सीमेंट मोटार. लाइम और सीमेंट मोटार. तो पहला पॉइंट तो क्या लिखा है? इट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेज शेप यूनिट्स जॉइंट टुगेदर बाय द मोटार. मोटार में भी लाइम और सीमेंट मोटार. नेक्स्ट इसका काम क्या होता है? व्हाट द पर्पस ऑफ दिस? सो वी कैन से इट spans over the opening. So it spans over the opening. So it spans over the opening. It spans over the opening
and supports the, it spans over the opening and supports the weight of, and supports the weight of wall above it, supports the weight of wall above it, above it, and any other, and any other, and any other superimposed load, any other superimposed load. तो इट स्पैन्स ओवर दी ओपनिंग, ये हमें प्रोवाइड करते हैं ओपनिंग के ऊपर. ओपनिंग कहाँ से आती है? डोर की ओपनिंग हो गई, विंडो की ओपनिंग हो गई, कपबोर्ड की ओपनिंग हो गई, वार्डरोब की ओपनिंग हो गई. तो देयर आर एन नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो हम स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर सकते हैं. So it spans over the opening and supports the weight of the wall above it and any other superimposed load. नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? ये हमेशा किस में रहती है? कंप्रेशन में रहती है. एंड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड अबव इट, इसके जो वेज शेप यूनिट है वो क्या कर जाते हैं? कॉम्पैक्ट कर जाते हैं. और फाइनली ये अपने ऊपर वाले वेट को ट्रांसफर कर देते हैं एडजॉइनिंग सपोर्ट के ऊपर, जिसको यहाँ पे अब्यूटमेंट बोला जाता है. तो एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूँ उसकी इंट्रोडक्शन में. सो वी कैन से ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ pressure over the arch. So due to the application of pressure over the units of the arch, pressure over the units of arch, pressure over the units of arch, they compact and transfer this pressure over the adjoining support, transfer this pressure over the adjoining support, transfer this pressure over the adjoining support. लास्ट पॉइंट बताया था, इट इज ऑलवेज इन कंप्रेशन. सो इट इज ऑलवेज इन कंप्रेशन. आर्च हमेशा किस में रहती है? कंप्रेशन में रहती है. सो इट इज ऑलवेज इन कंप्रेशन. तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपको ये मिलेगा कि क्या आर्च में टेंशन डेवलप होती है? नहीं होती. इट इज ऑलवेज इन व्हाट? कंप्रेशन. ये हमेशा आपको किस में मिलेगी? कंप्रेशन में मिलेगी. तो ये तो मैंने आपको आर्च का इंट्रोडक्शन दे दिया. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च व्हिच हैज बीन गिवन टू यू. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्च, हमें आर्च के सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. कहने का मतलब देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द आर्च विद व्हिच वी मस्ट बी फैमिलियर. तो उन एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. फॉर दैट आई एम शोइंग यू द डायग्राम ऑफ द आर्च. उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ आर्च का, वहीं पे सारी चीजों को मेंशन कर दूंगा. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकम्स व्हाट? अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या बन जाता है हमारा? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द आर्च. तो इसके लिए मैंने आपको पिक्चर पहले से ही लगा रखी है. So these are the elements of the arch. So next of the point of reference is elements of the arch. So elements of arch. तो अगला point of discussion है हमारा कि आर्च के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. अब एक बार इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए. So you can see the different elements of the arch, ताकि आपको different elements दिख जाएं आर्च के. So these are the different element of the arch which I have shown to you. तो I hope कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये. इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ. So these are the different elements of the arch which can be visualized by us. तो ये अलग अलग एलिमेंट है आर्च के जो मैंने आपको दिखा दिए. इन सब के बारे में मैं आगे मेंशन करके दे दूंगा. I'll write each and every component. पहले इसको समझ लेते हैं. पहले we'll try to understand the different components of the arch. The first of the component of the arch, blue color है, तो blue color select कर लेता हूँ. The first of the component of the arch is intradose. देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे intradose. तो the first of the component of the arch is termed as intradose. ये होती है intradose, जिसको मैंने एरो बना के दिखा रखा है. The inner curve of the arch is known as intradose. जो inner curve है आर्च की, उसको हम क्या बोल देते हैं? intradose बोल देते हैं. चेक करना ये. So the inner curve of the arch is termed as intradose. क्लियर चीज? अब मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं तो वो कर्व परफेक्टली नहीं बन रही, बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. सो द इनर कर्व ऑफ द आर्च इज टेक्निकली टर्म्ड एज इंट्राडोस. क्लियर है? तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज सॉफिट. अब इसमें मार्क नहीं कर रखा सॉफिट. द इनर सरफेस ऑफ द आर्च इज टेक्निकली टर्म्ड एज सॉफिट. जो इनर सरफेस होती है आर्च की, उसको सॉफिट बोला जाता है. अब कई बार इंट्राडोस और सॉफिट को एक ही तरीके से यूज कर लेते हैं, यानी कि मतलब दोनों को सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है. जो इनर कर्व है, कर्व का नाम क्या दिया हुआ है? इंट्राडोस दिया हुआ है. और जो इनर सरफेस है, उस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? सॉफिट बोल देते हैं. पर कई बार लिटरेचर में इंट्राडोस को सॉफिट की तरह भी यूज किया जाता है. तो जो कर्व बनी हुई है, कर्व को हम बोलते हैं इंट्राडोस. और जो इनर सरफेस है, नीचे की तरफ की जो सरफेस है, उसको हम बोलते हैं सॉफिट. अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्राडोस और सॉफिट. सो इन सम केसेस यू विल फाइंड बोथ द टर्म्स टू बी यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ ईच अदर.
तो जो इनर कर्व है इंट्राडोर्स, जो इनर सरफेस है उसको हम बोल देते हैं सॉफिट। अब जैसे इंट्राडोर्स है वैसे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्राडोर्स भी दिख रहा है, चेक करना ही है। ये एक्स्ट्राडोर्स मार्क करके रखी हुई है। अब क्या है एक्स्ट्राडोर्स? द आउटर कर्व ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज एक्स्ट्राडोर्स। ये हमारी आउटर कर्व है आर्च की। सो द आउटर कर्व ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज एक्स्ट्राडोर्स। तो दिख रहा है डायग्राम के अंदर। तो यही पूछेगा आपसे, एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा, इनर कर्व ऑफ द आर्च क्या होता है, 4 ऑप्शन मेंशन होंगे। आउटर कर्व ऑफ द आर्च क्या होता है, 4 ऑप्शन मेंशन होंगे। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो द आउटर कर्व ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज एक्स्ट्राडोर्स, इसको हम एक्स्ट्राडोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आर्च, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इसने बना के दिखा रखा है मुझे, वो है वॉइजर। सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज टर्म्ड एज वॉइजर। तो 2 एरो बने हुए हैं इस वॉइजर के। तो ये वॉइजर क्या होता है? These are wedge-shaped units of the masonry forming an arch. So wedge-shaped units of the masonry which forms the arch is known as voiser. कहने का मतलब है वॉइजर क्या होगी, ब्रिक होगी। वॉइजर क्या होगा, स्टोन होगा। तो पीछे मैंने बताया था वेज शेप क्या होता है, आप देख सकते हैं, दिस इज टर्म्ड एज वेज शेप। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वेज शेप। तो इसको टेक्निकली वेज शेप बोला जाता है, जो मैंने पीछे आपको पेज पे बना के भी दिखाया था। तो जो हमारे वेज शेप्ड यूनिट होते हैं मेसनरी के, जिससे आर्च बनती है, उसको क्या बोला जाता है, वॉइजर बोला जाता है। तो ये वॉइजर ब्रिक की भी हो सकती है, ये वॉइजर स्टोन की भी हो सकती है। इट मे बी ऑफ ब्रिक ऑल्सो, इट मे बी ऑफ स्टोन ऑल्सो, इट मे बी ऑफ कॉन्क्रीट ऑल्सो। ये वॉइजर कॉन्क्रीट का भी हो सकता है। तो इन वेज शेप यूनिट्स को क्या बोला जाता है, वॉइजर बोला जाता है। तो ये क्या आ गया हमारा, तीसरा कॉम्पोनेंट आ गया। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट क्या निकल के आती है, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट निकल के आती है क्राउन। नाम से समझ में आ रहा है, क्राउन तो मैंने आपको बहुत जगह पहले ही बता रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट के अंदर, इन केस ऑफ सीवर्स, क्राउन ऑफ सीवर, तो सीवर का क्राउन। पाइपों में मैंने आपको बता रखा है कि पाइप की क्राउन होती है। तो क्राउन का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ क्राउन? द हाईएस्ट पार्ट ऑफ एनी एंटिटी विल बी टर्म्ड एज क्राउन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्च की बात करते हैं। तो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द आर्च will be termed as crown, or you can say highest part of the extra dose will be termed as crown. तो जो हमारा एक्स्ट्रा डोज है उसका जो हाईएस्ट पार्ट निकल के आएगा उसे क्या बोल देंगे हम, उसे हम क्राउन बोल देंगे। तो यहाँ पे मार्क करके दे रखा है इसमें, सो दिस इज बीइंग मार्क्ड एज क्राउन। तो ये हाईएस्ट पार्ट है। तो जो हाईएस्ट पार्ट है हमारे एक्स्ट्रा डोज का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्राउन। तो अंडरस्टूड है ये चीज भी, तो इससे भी समझ में कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दी और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज की और की स्टोन। ये देखो मार्क कर रखा है, की और की स्टोन। सो व्हाट इज की और की स्टोन, दैट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। सो इट इज अ वेज शेप यूनिट, दिख रही है हमें ये वेज शेप यूनिट होती है। तो की क्या होती है, इट इज अ वेज शेप यूनिट फिक्स्ड एट द क्राउन ऑफ द आर्च। जो हमारी क्राउन होती है आर्च की, उस पे जो आप वेज शेप यूनिट को फिक्स करते हो उसे क्या बोला जाता है, की बोला जाता है या की स्टोन बोला जाता है। अब मैं इसको की स्टोन बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है स्टोन की बनी हुई हो। अगर ब्रिक की आर्च होगी तो ब्रिक की बनी हुई होगी, कॉन्क्रीट की आर्च होगी तो कॉन्क्रीट का बना हुआ होगा। क्लियर चीज। तो की स्टोन का मतलब क्या होता है, इट इज अ वेज शेप्ड ऑफ द मेसनरी विच इज बीइंग प्लेस्ड एट द क्राउन ऑफ द आर्च, जिसको हम कहाँ लगा देते हैं, आर्च की क्राउन पे लगा देते हैं। और क्राउन क्या था हमारा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था किसका, एक्स्ट्राडोस का, विच वाज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्स्ट्राडोस। क्लियर यहां तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज स्पेंड्रिल। तो देखो डायग्राम में लिखा हुआ है, ये रहा स्पेंड्रिल, मार्क भी कर रखा है स्पेंड्रिल। अब क्या होती है स्पेंड्रिल, व्हाट इज स्पेंड्रिल, इसको भी समझ सकते हैं। दिस इज द कर्व्ड ट्रायंगुलर पोर्शन। ये कर्व्ड ट्रायंगुलर पोर्शन होता है जो 2 आर्च के बीच में मिलेगा आपको, या 2 एक्स्ट्रा डोज के बीच में मिलेगा, विच विल बी इन बिटवीन द 2 आर्च और इन बिटवीन द 2 एक्स्ट्रा डोज। तो दिख रही है एक्स्ट्रा डोज पहली आर्च की, ये एक्स्ट्रा डोज दूसरी आर्च की। इसके बीच में जो कर्व्ड शेप का ट्रायंगल मिला हमें, इसके बीच में जो कर्व्ड शेप का ट्रायंगल मिल गया हमें, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्पेंड्रिल। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, स्पेंड्रिल। सो अ कर्व्ड शेप्ड ट्रायंगल स्पेस्ड बिटवीन द एक्स्ट्राडोस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, स्पेंड्रिल। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्पेंड्रिल, जो आपको इस डायग्राम में भी दिखा रखा है। बस ध्यान रखना है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहां से आ रही है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द क्राउन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे क्राउन से आ रही है। So a curved shaped triangle in between the 2 extradoors and the horizontal line extending from the crown will be termed as spandrel. इसको हम spandrel बोलते हैं। तो ये चीज भी दिख रही है हमें यहाँ पे, that can also be referred. Next point of reference. Next point of reference दिखा रखा है इसके अंदर, नहीं दिखा रखा। एक और important component है इसका, there is one more important component which is termed as skew back. अब लिखा नहीं है यहाँ पे, उसको मैं लिख के दे दूंगा, पर यहाँ पे डायग्राम में शो करके दिखा रखी है। वो क्या है स्क्यू बैक, सो स्क्यू बैक,
सो व्हाट इज स्क्यू बैक? अभी होता क्या है स्क्यू बैक? दिस इज एन इंक्लाइंड सरफेस ऑन द अब्यूटमेंट। ये इंक्लाइंड सरफेस होती है अब्यूटमेंट के ऊपर, विच इज यूज टू रिसीव द आर्च, जिसका काम होता है आर्च को रिसीव करना। अब ये स्क्यू बैक क्या है, जरा चेक करना। दिस इज स्क्यू बैक। तो ये दोनों जो यूनिट है ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्क्यू बैक कहलाते हैं। दीज आर टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्यू बैक। So we can say skew back is what? Skew back क्या होता है? It is the inclined surface of the abutment. ये inclined surface होती है abutment की, which is prepared to receive the arch. जिसका काम क्या होता है? आर्च को रिसीव करना। और फाइनली ये आर्च अपना जो वेट है या लोड है ट्रांसफर करती है abutment के ऊपर थ्रू दी स्क्यू बैक ओनली। वो स्क्यू बैक की मदद से इसको ट्रांसफर करती है। क्लियर चीज? तो इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्क्यू बैक। तो ये इंक्लाइंड पोर्शन जो है एब्यूटमेंट के ऊपर, अभी एब्यूटमेंट बता दूंगा मैं क्या होता है। एब्यूटमेंट मींस द एंड सपोर्ट ऑफ द आर्च। तो ये एब्यूटमेंट है, वो भी इस डायग्राम में नहीं है, उसको मैं मेंशन करके दे देता हूँ। सो दिस इज टर्म्ड एज अब्यूटमेंट, तो इसको अब्यूटमेंट बोला जाता है। द एंड सपोर्ट ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज अब्यूटमेंट। और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है आर्च का, जैसे ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसको हम बोल देते हैं पियर। जो एंड सपोर्ट होती है अब्यूटमेंट, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होती है पियर होती है। क्लियर? तो आप बोल सकते हो पियर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? अब्यूटमेंट। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अब्यूटमेंट भी होती है। क्लियर यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस? अब तीन चीजें और ध्यान रखनी है आपको। तीन चीजें और क्या ध्यान रखनी है? एक स्प्रिंजर, देखो उसने डायग्राम में मार्क कर रखा है स्प्रिंजर। स्प्रिंजर, स्प्रिंजिंग पॉइंट्स एंड स्प्रिंजिंग लाइन, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो स्प्रिंजर, स्प्रिंजिंग पॉइंट एंड स्प्रिंजिंग लाइन। अब तीनों में फर्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। पहले बात करते हैं स्प्रिंजिंग पॉइंट का। स्प्रिंजिंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां से कर्व ऑफ द आर्च स्टार्ट करती है। जहां से कर्व ऑफ द आर्च स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्प्रिंजिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो ये हमारे स्प्रिंजिंग पॉइंट है। दीज आर आवर स्प्रिंजिंग पॉइंट्स। तो वो पॉइंट जहां से हमारे आर्च की कर्व स्टार्ट होती है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंजिंग पॉइंट। क्लियर है? जो वेज शेप्ड एलिमेंट इसको बना रहा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्प्रिंजर बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्प्रिंजर। इसका मतलब जो पहला वॉइजर होता है, तो यह है तो वॉइजर ही वेज शेप्ड एलिमेंट, तो जो पहला वॉइजर होता है उसे क्या बोला जाता है? स्प्रिंजर बोला जाता है। और दो स्प्रिंजिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं? स्प्रिंजिंग लाइन बोल देते हैं। तो दो स्प्रिंजिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोल देते हैं स्प्रिंजिंग पॉइंट्स। इस स्प्रिंजिंग लाइन। तो ये स्प्रिंजिंग पॉइंट्स है, ये स्प्रिंजिंग लाइन है, और जो पहला वॉइजर है उसे क्या बोल देते हैं? स्प्रिंजर बोल देते हैं। तो मार्क कर देता हूं वैसे, आई कैन मार्क दिस। तो दो चीजें बताई आपको। एक बताया आपको स्प्रिंजिंग पॉइंट्स। तो स्प्रिंजिंग पॉइंट्स, स्प्रिंजिंग पॉइंट्स, सो दीज आर स्प्रिंजिंग पॉइंट्स, ये हमारे स्प्रिंजिंग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्प्रिंजिंग लाइन, नेक्स्ट है हमारी स्प्रिंजिंग लाइन। सो नेक्स्ट है हमारी स्प्रिंजिंग लाइन। तो ये है हमारी स्प्रिंजिंग लाइन। दिस इज अवर स्प्रिंजिंग लाइन। ये हमारी स्प्रिंजिंग लाइन आ गई। तो स्प्रिंजिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं? स्प्रिंजिंग लाइन बोल देते हैं। अब इतनी सारी चीजें बता दी हैं आपको। n पॉइंट्स और n एलिमेंट्स ऑफ द आर्चेस आई हैव डिस्कस। तो एक बार मैं ये सारे पॉइंट लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये नोट्स नहीं मिले कहीं से। और तो एक बार इन सबको मैं डिफाइन कर देता हूँ एक साथ। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू। बाद में जो दो तीन चीजें बची हुई हैं वो और बता दूंगा, क्योंकि अभी और चीजें बताऊंगा तो वो एक साथ बंडल अप हो जाएंगी। पर अभी के लिए जितनी भी चीजें बताई हैं एक बार उसको मेंशन कर देते हैं। देन विल अगेन कम बैक टू दिस डायग्राम। मैं दोबारा से इस डायग्राम पे आता हूँ और बची हुई चीजों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जितनी भी चीजें बताई हैं उसको मुझे नोट करके देना है आपको। आई हैव टू नोट ऑल दीज पॉइंट्स। तो एलिमेंट्स, तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द आर्च। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द आर्च। अब कौन कौन से एलिमेंट बताए मैंने आपको? अब खुद एक बार रिकॉल करना सारी चीजों को। सो कौन कौन से एलिमेंट बताते हैं? तो पहले कर्व बताई थी आपको, इंट्राडोज एक्स्ट्राडोज। सो फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट वाज व्हाट? पहला एलिमेंट था हमारा इंट्राडोज। अब क्या होती है इंट्राडोज? दिस इज द इनर, सो इंट्राडोज, दिस इज द इनर कर्व ऑफ द आर्च, इनर कर्व ऑफ द आर्च। तो इंट्राडोज क्या होती है? इनर कर्व ऑफ द आर्च। दिखाई दी चीज आपको? फिर इसके साथ मैंने एक सिनोनिम बताया था इसका आपको, सॉफिट। तो इसके बाद मैंने क्या बताया था? इसका सिनोनिम बताया था, व्हिच वाज टर्म्ड एज सॉफिट। अब क्या थी सॉफिट? द इनर सरफेस ऑफ द आर्च, द इनर सरफेस ऑफ द आर्च, द इनर सरफेस ऑफ द आर्च is termed as
सॉफिट। जो इनर सरफेस होती है आर्च की उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉफिट बोल देते हैं। फिर आपको मैंने बताया था एक्स्ट्राडोज, देन वी हैव डिस्कस्ड एक्स्ट्रोडोज। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस is termed as extradose. अब क्या है extradose? So this is the outer curve of the arch. So this is the outer curve of the arch. तो जो outer curve है हमारे arch की उसको हम क्या बोल देते हैं, extradose बोल देते हैं. So this is the outer curve of the arch. तो ये हमारी outer curve थी arch की, इसको हमने बोल दिया extradose का नाम दे दिया. So termed as extradose. नेक्स्ट हमने बताया था आपको वेज शेप एलिमेंट, जिसको हमने बोला वॉइजर. सो हमने लिखा वॉइजर. सो वॉइजर्स क्या होते हैं, द वेज शेप्ड एलिमेंट. सो वी कैन से दीज आर wedge shaped, these are wedge shaped, so these are wedge shaped units which forms the arch. Wedge shaped units of masonry, wedge shaped units of masonry forming the arch. Wedge shaped units of the masonry forming an arch. तो वॉइजर क्या होते हैं, वेज शेप यूनिट्स होते हैं मेसनरी के जो आर्च को बनाते हैं. फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था क्राउन, टॉप मोस्ट पोर्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो था हमारा क्राउन. क्या था, इट इज द हाईएस्ट, सो इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द एक्स्ट्राडोज. तो क्राउन क्या थी हमारी, हाईएस्ट पार्ट थी एक्स्ट्राडोज की. सो क्राउन वाज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द एक्स्ट्राडोज. एक्स्ट्राडोज क्या था, आउटर कर्व था हमारी आर्च का, इट वाज द आउटर कर्व ऑफ द आर्च. तो क्राउन भी बता दिया था. देन पेज इंसर्ट किया. कितने हो गए थे ऑप्शंस हमारे पीछे, प्रीवियस में जाके पांच एलिमेंट हो गए थे. फिर छठा एलिमेंट आपको मैंने बताया था की और की स्टोन. तो की और की स्टोन क्या होती है, वो वेज शेप एलिमेंट जो आप क्राउन पे प्रोवाइड करते हो, या वो वॉइजर जो आप क्राउन पे प्रोवाइड करते हो, उसे क्या बोल देते हैं, की स्टोन बोल देते हैं. सो वी कैन से इट इज द वेज शेप एलिमेंट, or it is the wedge shaped unit fixed at the crown, wedge shaped unit fixed at the crown of the arch, fixed at crown of arch. तो कीस्टोन क्या होती है, वेज शेप यूनिट होती है जिसको हम कहाँ लगा देते हैं, आर्च के क्राउन पे लगा देते हैं, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड एट द क्राउन ऑफ द आर्च. इसको हम की बोल देते हैं या की स्टोन बोल देते हैं, मे बी टर्म्ड एज की ऑल्सो, मे बी टर्म्ड एज की स्टोन ऑल्सो. तो ये हमारी की स्टोन हो गई, छठा यूनिट. सातवां यूनिट क्या बताया था, सेवेंथ ऑफ द एलिमेंट फिर मैंने आपको बताया था शायद स्पेंड्रिल, जो हमारा कर्व शेप ट्राइंगल था. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेंड्रिल. तो स्पेंड्रिल क्या थी ये, स्पेंड्रिल दिस इज अ कर्व्ड शेप्ड, this is the curved triangle, formed between, this is a curved triangle which is formed between the extradose, and the horizontal line, extending from the crown, जो कहां से एक्सटेंड कर रही थी, क्राउन से एक्सटेंड कर रही थी. इसको हमने नाम दे दिया था स्पेंड्रिल का. फिर इसके बाद आपको मैंने तीन चीजें और बताई थी, स्प्रिंजर पॉइंट और स्प्रिंजर लाइन. दीज 3 पॉइंट्स वर बीइंग डिस्कस. वो तीनों को मेंशन कर देता हूँ. तो स्पेंड्रिल हो गया. स्पेंड्रिल के बाद आपको आठवां कंपोनेंट बात करी थी, स्प्रिंजर पॉइंट्स और स्प्रिंजिंग लाइन की. तो पहला है हमारा स्प्रिंजिंग पॉइंट्स. तो स्प्रिंजिंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां से हमारी आर्च की कर्व स्टार्ट होती है. So these are the points from which the curve of the arch starts. The curve of the arch starts. जहां से आर्च की कर्व स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंजिंग पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोल देते हैं, स्प्रिंजिंग लाइन. इन सबकी सिग्निफिकेंस है आगे अभी.
तो स्प्रिंजिंग लाइन, तो 99.99% आपको सवाल तो इसी में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। तो आर्च के ऊपर सवाल आती है, वो उसी के ऊपर फ्रेम करके देता है। तो नेक्स्ट इज स्प्रिंजिंग लाइन। अब क्या है स्प्रिंजिंग लाइन? सो वी कैन से इट इज एन इमेजिनरी लाइन, it is an imaginary line, it is an imaginary line joining the, it is imaginary line joining the springing points, joining the springing points, joining the springing points। और लास्ट में आपको बताया था स्प्रिंजर, लास्ट में आपको बताया था स्प्रिंजर। अभी स्प्रिंजर क्या था? स्प्रिंजर इट इज द फर्स्ट वॉइजर, स्प्रिंजर it is the first voicer, it is the first voicer at the springing levels, first voyager at the springing level, at the springing level। तो ये सारे यूनिट मैंने आपको बताए थे। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द आर्च वर बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। एक और बताया था, एक चीज मिस हो गई यहाँ पे, एक और एलिमेंट बताया था जिसको हमने नाम क्या दिया था, एक नहीं बल्कि एब्यूटमेंट भी तो बताया था। हाँ, एक मैंने आपको एलिमेंट और बताया था स्क्यू बैक। तो जो इंक्लाइंड पोर्शन होता है हमारा, जो इंक्लाइंड पोर्शन होता है अब्यूटमेंट के ऊपर, विच इज प्रोवाइडेड टू रिसीव द आर्च, इज टर्म्ड एज व्हाट? स्क्यू बैक। तो उसको भी आगे लिख देता हूँ। पेजेस कितने हो गए? 10 हो गए। 10 एलिमेंट बता दिए। 11वां एलिमेंट, 11वां एलिमेंट था हमारा स्क्यू बैक। सो नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट विच वाज बीइंग डिस्कस्ड वाज स्क्यू बैक। अब स्क्यू बैक क्या होती है? स्क्यू बैक को बोल सकते हैं इट इज द इंक्लाइंड, सो स्क्यू बैक it is the inclined, so we can say it is the inclined, so it is the inclined surface of the, inclined surface of the abutment, it is the inclined surface of the abutment provided to receive the arch, provided to receive the arch, provided to receive the arch, and from which, provided to receive the arch, and from which the curve, and from which the curve of the arch starts, and from which the curve of the arch starts, and from which the curve of the arch starts, curve of the arch starts, curve of the arch starts। This was our skew back। फिर मैंने बताया था आपको एब्यूटमेंट के बारे में और पियर के बारे में। जो एंड सपोर्ट होता है उसे एब्यूटमेंट बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है उसे पियर बोलते हैं। तो 12th कंपोनेंट था हमारा अब्यूटमेंट। So 12th component was abutment. So end support of the arch is termed as abutment. So end support of an arch, end support of an arch is termed as abutment। 13वां एलिमेंट था इसका पियर। अब क्या थी पियर? The intermediate support, the intermediate support, the intermediate support of an arch is termed as pier। जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है आर्च का उसे हम क्या बोल देते हैं? पियर बोल देते हैं। अब ये सारे कंपोनेंट मैंने पीछे आपको बता दिए थे। ऑल दीज कंपोनेंट्स आई हैव डिस्कस। वापस चलते हैं पीछे वाले डायग्राम के ऊपर, और भी कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस पेज खोला, ये तो चलो नोट्स बन गए आपके सारे, तो सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इसी को आप नोट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ये हमारी आर्च खुली हुई है। अब और कौन कौन से एलिमेंट है? द नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट इज टर्म्ड एज आर्केड। अब क्या मतलब होता है आर्केड का? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज आर्केड? If the row of the arches are being provided one after the another, it is termed as arcade। तो अभी तो आपको डायग्राम में एक ही आर्च दिख रही है। अगर आपको मल्टीपल रो दिखे आर्च की, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाई है, तो अगर आपको मल्टीपल रो दिखे आर्च की, इसको हम क्या बोल देते हैं? आर्केड बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज आर्केड। So multiple row of the arches provided in continuation will be termed as arcade। एक बार मैं सारे पॉइंट वापस बता देता हूँ, फिर एक साथ लिख दूंगा आगे, ताकि आगे पीछे पेज शिफ्ट नहीं करना पड़े। So multiple row of the arches being provided in continuation is termed as arcade। इसको टेक्निकली आर्केड बोल दिया जाता है। क्लियर चीज? नेक्स्ट देखो, एक चीज मार्क की हुई वहां पे, हॉन्च, ये लिखा हुआ हॉन्च, तो ये मार्क किया हुआ है हॉन्च। अब क्या होता है हॉन्च? डायग्राम में बिल्कुल सही बना हुआ है हॉन्च। तो ये होता है हॉन्च। क्या है हॉन्च? The lower half of the arch between the crown, the lower half of the crown between the crown and the skew back is termed as what? Haunch।
जो लोअर हाफ होता है हमारे आर्च का, किसके बीच में, क्राउन के बीच में और जो स्क्यू बैक के बीच में। देखो स्क्यू बैक मार्क कर रखा है, ये हमारा स्क्यू बैक है और ये हमारा क्या है, क्राउन है। तो लोअर हाफ है हमारे किसकी, आर्च की। सो द लोअर हाफ ऑफ द आर्च इन बिटवीन द क्राउन एंड द स्क्यू बैक इज टर्म्ड एज हॉन्च। तो कहने का मतलब ये है, हमारी जो आधी आर्च है, आधी आर्च का जो लोअर पोर्शन होता है उसे क्या बोल देते हैं, हॉन्च बोल देते हैं। तो क्राउन और स्क्यूबैक के बीच में जो आर्च का पोर्शन है उसका जो लोअर एंड होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, हॉन्च बोलते हैं, जिसको मैंने डायग्राम में हाईलाइट करके दिखा दिया है। तो एक बार मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ हॉन्च को समझाने के लिए। कलर क्या लूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। तो जिस जिसको मैंने शेड कर रखा है, जिन जिन वॉइजर्स को मैंने शेड कर रखा है, वो सारे हॉन्च का पार्ट है। So the lower portion of the or lower half of the arch in between the crown and skew back is termed as haunch. तो वो डायग्राम में मार्क कर रखा है हमने यहाँ पे, that's been marked in the diagram. क्लियर चीज, रिपीट करना है उसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होनी चाहिए, इट इज टर्म्ड स्पैन। तो अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पैन। अब क्या होता है स्पैन, हर जगह यूज किया था, पीछे लिंटल में भी यूज किया था। सो टू द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट, जो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे सपोर्ट के बीच में उसे क्या बोल देते हैं, जो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे सपोर्ट्स के बीच में उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम स्पैन बोल देते हैं। तो डायग्राम में मार्क करके देता हूँ आपको स्पैन, तो ये हमारी स्पैन कहलाती है। सो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्पैन। सो ये हमारी स्पैन निकल के आ गई, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज स्पैन। अब अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, राइज एंड हाइट। दो अलग अलग बातें हैं, राइज अलग चीज होती है, हाइट अलग चीज होती है। राइज इज डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट। तो कई बार पूछेगा राइज ऑफ द आर्च, कई बार बोलेगा हाइट ऑफ द आर्च। हाइट भी बोल सकते हैं, डेप्थ भी बोल सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, व्हाट इज राइज। राइज का मतलब क्या है, इट इज द क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंट्राडोस एंड द स्प्रिंजिंग लाइन। हमारे स्प्रिंजिंग लाइन और इंट्राडोस का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, राइज बोल देते हैं। तो डायग्राम में मार्क करके दिखा रहा हूं, दिस इज टर्म्ड एज राइज। इसको हम राइज बोलेंगे। इंट्राडोस का हाईएस्ट पॉइंट, तो यही हमारा इंट्राडोस का हाईएस्ट पॉइंट, और जो स्प्रिंजिंग लाइन है इसके बीच में जो वर्टिकल दूरी होती है या वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, राइज बोल देते हैं। दिस इज टर्म्ड एज राइज। क्लियर है। अब फिर डेप्थ और हाइट क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंट्राडोस एंड द एक्स्ट्राडोस इज टर्म्ड एज हाइट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस के बीच में, मार्क कर देता हूं डायग्राम में, ये the perpendicular distance between the intradose and the extradose is termed as what, height or depth। तो ये हमारे आर्च की हाइट है या डेप्थ है, तो हाइट बोल दो या डेप्थ बोल दो। तो राइज अलग चीज होती है, हाइट और डेप्थ अलग चीज होती है। फिर अगली एक टर्म आती है थिकनेस, और थिकनेस आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगी। थिकनेस क्या है, the horizontal distance measured perpendicular to the front and back of the arch is known as what, thickness। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं आर्च के फ्रंट और बैक फेस के बीच में, इसको हम थिकनेस बोल देते हैं। तो ये भी सारे एलिमेंट होते हैं किसके, आर्च के। दीज आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द आर्च। तो इनके बारे में भी आगे मेंशन करके दे देता हूँ। तो जो स्लाइड में मैं लिख रहा था वहीं पे मेंशन करके दे देता हूँ आपको। तो 13th, फिर हमारा 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट क्या बताया था आपको, आर्केड। व्हाट वाज आर्केड, किस चीज को डिफाइन किया था हमने आर्केड के फॉर्म में, what was being termed as arcade, the row of arches provided in continuation is termed as arcade। So we can say the row of arches, the row of arches in continuation, the row of arches in continuation is termed as arcade। उसको हम arcade बोल देते हैं। तो अगर हमारे पास रो हो आर्चेस की कंटिन्यूएशन के अंदर, that will be technically termed as arcade, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं arcade। फिर अगला पॉइंट क्या बताया था, haunch। So 15th element was termed as haunch। So HAUNCH। So next of the element was termed as haunch। So HAUNCH। क्या था, ये लोअर हाफ था आर्च का, इट इज द लोअर हाफ ऑफ द आर्च। सो वी कैन से इट इज द लोअर, यहीं से आप नोट्स बना सकते हो, कुछ और चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। इट इज द लोअर हाफ ऑफ द आर्च, इट इज द लोअर हाफ ऑफ द आर्च इन बिटवीन व्हाट, lower half of the arch in between crown and skew back। skew back और crown के बीच में जो पोर्शन है आर्च का, उसका जो लोअर एंड होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हॉन्च बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज हॉन्च। अगला पेज डाला, सोलवा एलिमेंट। सो सोलवा एलिमेंट क्या बताया था,
स्पैन, राइज, डेप्थ और थिकनेस, ये चार बताए थे, अब चारों को कवर कर लेते हैं। तो स्पैन, व्हाट वाज स्पैन? स्पैन क्या थी हमारी? क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज टर्म्ड एज स्पैन. So it is the clear, so we can say it is the clear horizontal distance. So it is the clear horizontal distance between the supports. Clear horizontal distance between the supports. Clear horizontal distance between the supports. दो सपोर्ट के बीच में जो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे क्या बोल देते हैं? स्पैन बोल देते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था राइज और डेप्थ को. देन आई हैव डिस्कस अबाउट राइज. क्या थी राइज? It's the vertical distance between, clear vertical distance between highest point of the intradose and springing line. यही थी हमारी. तो बोल सकते हैं राइज का मतलब क्या होता है? राइज का मतलब है it is the clear vertical distance. So it is the clear vertical distance. So it is the clear vertical distance between the, तो क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच में? बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, between the highest point of the intradose, between the highest point of intradose and springing line, and springing line. springing line क्या होती है? springing points को join करने वाली imaginary line, इसको हम बोल देते हैं springing line. springing points क्या होते हैं? वो points जहां से हमारे आर्च की कर्व स्टार्ट होती है उसको हम बोल देते हैं springing points. तो ये तो हमारी निकल के आ गई राइज. फिर इसके बाद आपको क्या बताया था? डेप्थ और हाइट. इसके बाद डिस्कस किया था डेप्थ या हाइट के बारे में. सो डेप्थ और हाइट, इसको भी समझ सकते हैं क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. It is the perpendicular distance between the, it is the perpendicular distance between the intradose, perpendicular distance between the intradose and extradose. So it is the perpendicular distance between the intradose and extradose. ये perpendicular distance होता है किसके बीच में? इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच में. और लास्ट एलिमेंट बताया था आपको मैंने, लास्ट ऑफ द एलिमेंट वाज थिकनेस. खत्म. तो जितने एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे बता दिए मैंने आपको. तो लास्ट ऑफ द एलिमेंट इज टर्म्ड एज थिकनेस बोल सकते हो या ब्रेड्थ बोल सकते हो. तो आइदर यू कैन से थिकनेस और यू कैन से ब्रेड्थ. क्या थी ये? क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस एंड आउटर फेस ऑफ द आर्च. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. सो वी कैन से द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल distance between the inner and outer face of the arch. The horizontal distance between the, so horizontal distance between the inner and, between the inner and outer face of the arch, outer face of the arch. तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है हमारे इनर और आउटर फेस ऑफ आर्च के बीच में उसे हम क्या बोल देते हैं? थिकनेस या ब्रेड्थ बोल देते हैं. इट इज टर्म्ड एज थिकनेस और ब्रेड्थ. तो अब जाके बस क्या डिस्कस हुआ है? अब जाके बस ये डिस्कस हुआ है कि आर्च क्या होती है. तो पहला पॉइंट था हमारा आर्च क्या होती है. सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज आर्च. तो आर्च का मतलब क्या बताया था? सो आर्च का मतलब क्या था? आर्च वाज द स्ट्रक्चर व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेज शेप्ड यूनिट्स, ब्रिक या स्टोन्स, joined together by mortar spanning over a opening, function of which is to transfer the load of the above wall over the adjoining supports. फिर हमने डिस्कस किया कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आर्च के. ये सारे एलिमेंट्स बता दिए आर्च के आपको, और इस डायग्राम में मैंने आपको आर्च के वो एलिमेंट शो भी कर दिए. तो 110% इसके ऊपर से आपको एक सवाल मिलेगा. यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. तो जिस भी एग्जामिनेशन में अगर आर्च आपके सिलेबस में है, एक सवाल तो यहाँ से आएगा ही आएगा हमेशा. तो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज देख सकते हो. यू विल गेट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. एक प्रॉब्लम मिलेगी आपको इसमें से. तो अभी तक बस हमने ये डिस्कस किया कि आर्च क्या होती है और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द आर्च. अब हम बात करेंगे कि जो आर्च है उसका फेलियर कैसे हो सकता है. तो बिल्कुल जनरल चीज है. द फेलियर ऑफ द आर्च कैन बी अंडरस्टूड. हमेशा आर्च के ऊपर क्या लगती है? कंप्रेसिव लोडिंग लगती है. आर्च हमेशा क्या होगी? इट विल ऑलवेज बी इन कंप्रेशन.
तो अगर ऊपर वेट बढ़ जाए हमारी मेसनरी का, इट विल लीड टू द क्रशिंग ऑफ द मेसनरी। तो पहला रीजन हमारे आर्च के फेलियर का है क्रशिंग ऑफ द मेसनरी। दूसरा रीजन ये जो वॉइजर है इनके बीच में आपने मोटार प्रॉपर नहीं दिया तो स्लाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो स्लाइडिंग ऑफ द वॉइजर इज द अनदर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द आर्च। दूसरा थर्ड रीजन क्या है? रोटेशन ऑफ सम ऑफ द जॉइंट्स अबाउट द एज। जो ये जॉइंट बना रखे हैं ये जॉइंट रोटेट कर जाए किसके अबाउट? एज के अबाउट। सो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर अबव इट, तो ऐसा हो सकता है जो हमारे ये जॉइंट है वो किसी ना किसी एक एज के अबाउट क्या कर जाए? रोटेट कर जाए। और चौथा तरीका हमारे आर्च का फेलियर होता है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट। अब्यूटमेंट बोल सकते हो या पियर बोल सकते हो। तो अगर अब्यूटमेंट और पियर जिसके ऊपर फाइनली टोटल वेट ट्रांसफर हो रहा है, अगर उसमें अनइवन सेटलमेंट हुई तब भी हमारी आर्च क्या कर सकती है? फेल कर सकती है। इसका मतलब देयर आर 4 मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ द आर्च। तो आपको आर्च को स्टेबल बनाना पड़ता है इन चारों पॉइंट्स के अंदर। तो इसको भी आगे लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट में रेफर करके। तो प्रीवियस नया पेज ऐड किया। सो वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द फेलियर ऑफ द आर्च, वी कैन से फेलियर ऑफ द आर्च कैन टेक प्लेस, failure of the arch can take place, failure of the arch can take place due to following reasons, failure of the arch take place due to following reasons। अब कौन कौन से रीजन है आर्च के फेल होने के? पहला, फर्स्ट क्रशिंग ऑफ द मेसनरी, फर्स्ट इज क्रशिंग ऑफ द मेसनरी। हमारी मेसनरी क्या कर जाए? क्रश कर जाए। फर्स्ट इज क्रशिंग ऑफ द मेसनरी। सेकेंड, स्लाइडिंग ऑफ द वॉइजर। तो स्लाइडिंग ऑफ द वॉइजर्स, वॉइजर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाए आपस में, तो हमारी आर्च क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी, विल लीड टू द फेलियर ऑफ द आर्च। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ सम जॉइंट, रोटेशन ऑफ सम जॉइंट अबाउट, रोटेशन ऑफ सम जॉइंट अबाउट एन एज, अबाउट एन एज। कोई ना कोई जॉइंट रोटेट कर गया एज के अबाउट, इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द आर्च। एंड द लास्ट रीजन बिकॉज ऑफ द विच आर्च में फेल इज अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट, दैट इज अब्यूटमेंट। तो हम बोल सकते हैं अनइवन। सो लास्ट इज द केस ऑफ अनइवन, सो अनइवन सेटलमेंट ऑफ अब्यूटमेंट, अनइवन सेटलमेंट ऑफ अब्यूटमेंट और पियर। जो हमारा पियर है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट सपोर्ट, या जो हमारा एंड सपोर्ट है अब्यूटमेंट, इसमें क्या हो जाए? अनइवन सेटलमेंट हो जाए। तो ये 4 मोड ऑफ फेलियर निकल के आते हैं हमारे आर्च के। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बस ये बताया है कि आर्च क्या होती है, आर्च के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और आर्च का फेलियर किस रीजन की वजह से हो सकता है। अब जो अगला पॉइंट निकल के आता है आर्चेस के बारे में, द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज टू बी डिस्कस अबाउट द आर्चेस इज हाउ द आर्चेस आर बीइंग क्लासिफाइड। किस तरीके से आर्च क्लासिफाइड है? अगेन देयर आर सेवरल मेथड्स बाय व्हिच द आर्च कैन बी क्लासिफाइड। बहुत सारे तरीके हैं आर्च को क्लासिफाई करने के, और वो सारे तरीके हमें पता होने चाहिए। एंड दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ताकि एक सेपरेट वीडियो ही क्रिएट हो जाए उसका कि कितने तरह की आर्चेस होती हैं। सो इन दिस लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज आर्च, what are the different elements of the arch, and how the failure of the arch may take place. Thank you everyone. Thank you all.